Hello, my shimmering star. I am Amika Dagia. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is play and physical motor development, and this one is the part of our DLED first year book Child Development. और ये हमारी यूनिट 2 है. यहाँ से हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं. प्ले एंड फिजिकल मोटर डेवलपमेंट. सबसे पहले हम बात करेंगे प्ले, खेल और विकास क्या है, कैसे खेलों से भी विकास होता है. अगर मैं प्ले वर्ड की बात करूँ, ये बहुत कॉमन यूज होने वाला वर्ड है हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर भी. ऐसी एक्टिविटी जो आप टाइम को पास करने के लिए अपनी लीजर एक्टिविटी में या एमलेसली भी काम करते हो ना, मतलब आपको कोई एम नहीं है. जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं, वॉक डाउन वॉक अप, स्टेयर्स पे चढ़ते रहते हैं, स्टेयर से नीचे उतरते रहते हैं, कुछ भी टेबल पे टक 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 करनी स्टार्ट कर देते हैं, किसी एक्टिविटी को रिपीटिंग ऑफ टाइम करते हैं जिनसे उन्हें प्लेजर मिलता है, जिनसे उन्हें खुशी मिलती है और सेल्फ इनिशिएटेड होते हैं. मतलब ये हम सब खुद करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने पुश करके हमें एक्टिविटी प्ले कराने की कोशिश करी हो. तो वो एक्टिविटी जो हमें अच्छी लगती हैं, वो एक्टिविटी जो हम खुद से करना चाहते हैं, वही हमारी क्या कहलाती हैं, प्ले कहलाती हैं. अब डेफिनेशंस की बात कर लेती हूँ कुछ. अ चाइल्ड प्ले इज नॉट सिंपली अ रिप्रोडक्शन ऑफ व्हाट हैज एक्सपीरियंस बट अ क्रिएटिव रिवर्किंग ऑफ इम्प्रेशन हैज एक्वायर्ड. क्या कह रहे हैं कि ये वो कार्य नहीं है जो किसी के अनुभव प्राप्त कर लिया आपने उसको कर रहे हो. ये वो कार्य हैं कि जो आप कभी देख रहे हो किसी को, मान लो किसी को आपने पकड़म पकड़ाई खेलते हुए देखा है, तो आप भी उन चीजों को क्या कर रहे हो, हम उन चीजों को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें. ये बात कही थी ले वाइगोस्की ने. प्ले इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च. रिसर्च का सबसे बड़ी फॉर्म है. जैसे कोई रिसर्च कर रहा है, आप उसके लिए बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, बट अब प्ले भी हमारी हायर रिसर्च है क्योंकि ये आपको प्लेजर प्रोवाइड कर रही है. इन अ चाइल्ड ऑलवेज हैव बिहेव बियॉन्ड हिज एवरेज एज अबव हिज डेली बिहेवियर इन प्ले दो ही वाज अ हेड टॉलर देन हिमसेल्फ. क्या कह रहे हैं, खेल में जो बच्चा है अपनी औसत से कम की तरह एक्ट करता है और कई बार अपनी उम्र से ज्यादा करता है, और खेल में जो है वो अपने खुद से भी अपने आप को बड़ा समझता है क्योंकि उसे वो खेल को विन करना होता है. प्ले इज वर्क ऑफ चाइल्डहुड, मतलब हमारे जो बचपन का एक ही काम होता है बच्चों के पास, वो है खेलना. ये बात किसने कही थी, जीन पियाजे ने. नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्ले. खेल की विशेषताएं क्या हैं. सेल्फ एक्टिविटी, वॉलंटियर एक्टिविटी, मतलब यहाँ पे स्वयं गतिविधियां हैं और स्वैच्छिक है. कोई आपको पुश नहीं कर रहा है कि आपको खेलना ही खेलना है. नॉट एन इनेट टेंडेंसी, आप मतलब ये लेकर पैदा नहीं होते हो, आपके जीन्स में नहीं आई है ये. दूसरा, इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशन एंड कल्चर, किसके परंपराओं और संस्कृति से ये इन्फ्लुएंस होती हैं. प्लेस डेलिबरेटली एक्टिविटी, इंटेंशनली एक्टिविटी, मतलब खेल एक ऐसी गतिविधि है जो हम जानबूझ के करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, ये आपको संतुष्टि प्रदान करती है. सिक्स्थ है नेचुरल एंड रिक्रिएशनल. नेचुरल का मतलब कैसा होता है कि आप प्राकृतिक रूप से करते हो. सबकी टेंडेंसी होती है कि हमें फन एक्टिविटीज करनी ही करनी है, ठीक है. इसके बाद है प्रिडिक्टेबल, मतलब आप पूर्व अनुमान भी लगा सकते हो. जैसे बच्चा अगर 0 से 1 साल के बीच में है तो वो क्या कर रहा है, सेंसरी मोटर एक्टिविटी करता है. जैसे चीजों को मुंह में डालने की कोशिश करेगा, चबाने की कोशिश करेगा, पकड़ ग्रिप करने की कोशिश करता है. तो ये सेंसरी, अपने सेंसेस का ज्यादा प्रयोग करने की कोशिश करता है. जो छोटा होता है तो पहचान बना लेता है अपने मम्मी की, पापा की. देन आती है 1 to 3, ये टॉय एज कहलाती है. ये भी आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में MCQ भी आने वाले हैं. नेक्स्ट है प्ले स्टेज. प्ले स्टेज पे क्या होता है, 2 से 5 से 6 साल का बच्चा करता है. यहाँ पे बच्चा प्री स्कूल एज भी बोलते हैं, इसे प्ले स्टेज भी बोलते हैं. खेल खेल में खेलता ही रहता है. नेक्स्ट है डे ड्रीमिंग, ये 7 से 11. यहाँ पे बच्चे ना खुद कुछ भी इमेजिनेटिव चीजें करनी स्टार्ट कर देते हैं. नेक्स्ट 8th पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट. बच्चे का जो स्वयं का कॉन्सेप्ट है वो बढ़ता है. फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज का विकास होता है और नो कंसिडरेशन ऑफ एंड रिजल्ट. बच्चा ये नहीं सोचता कि इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, बस उसे खेलना रहता है. 11th है प्ले एक्टिविटीज डिक्रीज्ड विद एज. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप खुद को देखो, अभी आप डीएलएड में आ गए तो आप कितना ही खेल पाते हैं, ठीक है, या आप बीएड में आ गए, आप कितना खेल पाते हैं. तो हमारी जो भी एक्टिविटी है हमारी एज के साथ कम होती चली जाती हैं. प्ले चेंजेस फ्रॉम इनफॉर्मल टू फॉर्मल. पहले इनफॉर्मल है, मतलब आप कोई ऐसा सेटअप नहीं बना रहे हो, प्लेग्राउंड में जाके ही नहीं खेलना है, बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, वो थोड़ा फॉर्मल वे की तरह आ जाते हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स चूज कर लेना है, चेस खेलना है, मुझे म्यूजिक में पार्ट लेना है. प्ले टाइम डिक्रीज विद एज. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आपके खेलने का समय भी जो है घटता चला जाता है.
इंक्रीज इन स्पेसिफिक एक्टिविटी विद ग्रोइंग एज, मतलब आपकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है आपकी स्पेसिफिक एक्टिविटीज उतनी ही बढ़ रही है। हम कुछ खेल ऐसे भी खेलते हैं जो हमारे जेंडर के अकॉर्डिंगली होते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी भी होती हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को और भी ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करती है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज में आप दिमाग लगाते हो, जैसे लूडो खेलते हो, सुडोकू खेलते हो, तो आपकी मेंटल एबिलिटीज भी इनहेंस होती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी स्टेजेस ऑफ प्ले, हमारे खेल के चरण क्या क्या हैं। फर्स्ट स्टेज है हमारी, बेटा ये जरूर से ध्यान रखनी है तुम्हें, जो स्टेजेस या चरण आपको बता रही हूँ, कई बार हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर आपको आंसर करना होता है कि ये जो प्ले है ये हमारी कौन सी स्टेज से जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट है हमारी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज होते हैं स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर प्ले। तो ये कौन सी एज है, 0 से 3 ईयर। यहाँ पे बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपनी सेंसेस को यूज कर रहा है और चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी है। इसमें क्या है, बच्चा अपनी सेंसेस का यूज कर रहा है और मोटर एक्टिविटीज भी कर रहा है। मोटर एक्टिविटीज में कौन सी कॉमन एक्टिविटीज हैं, टच करना, चीजों को माउथ में डालना, माउथिंग करना, मूव करने की कोशिश करना, देखना और सुनने की, मतलब आवाज पहचानने की, और फेशियल एक्सप्रेशन या फेसेस को पहचानने की कोशिश करता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं ना कि अपनी मम्मी की पहचान हो गई है उस बच्चे को। नेक्स्ट आती है हमारी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज ऑफ प्ले, जर्नली नोन एज स्टेज ऑफ सिंबॉलिक स्टेज बोला जाता है, एंड प्रिटेंड प्ले। प्रिटेंड करने का मतलब है दूसरों को देखते हैं हम और वैसा ही प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी एज है ये, 3 से 7 साल की। इस स्टेज में क्या बच्चा इन्वेस्टिगेट करता है, चीजों को खोजता है, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेता है। अगर उसे कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है तो वो कुछ पार्ट काट देगा पर अपनी एक्टिविटीज वैसे ही प्ले करता रहेगा। चीजों को रीअरेंज करता है और ना सिंबॉलिकली चीजों को जोड़ने लग जाता है। जैसे कार्टून कैरेक्टर में वो अपनी मम्मा को ढूंढने लग जाता है, या कार्टून कैरेक्टर में उसने डॉग देखा उसके साथ सिंबलाइज कर लिया उसने। देन आता है कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव भी यहीं से जुड़ती है। कंस्ट्रक्ट करना होता है अपने आप से संरचना करना, संरचना होता है खुद से बनाना। तो बच्चा क्ले मॉडलिंग में सीख जाता है। कंस्ट्रक्ट मतलब टॉयज को तोड़ के दोबारा से जोड़ के देखेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाएगा और कहेगा ये मैंने घर बना दिया, मंदिर बना दिया, ऐसी चीजें बोलेगा, तो वो कंस्ट्रक्टिविस्ट प्ले होते हैं। तो हमारी दूसरी है प्रारंभिक चरण। प्रारंभिक चरण में प्रतीकात्मक चीजें सीखता है, मतलब जिन चीजों को वो सिंबलाइज कर सकता है और रचनात्मक खेल भी बनाने लग जाता है। थर्ड आता है हमारा मिडल एंड लेटर चाइल्डहुड स्टेज। ये कौन सी स्टेज है, स्पोर्ट्स और प्लेइंग की स्टेज है विद सेल्फ डिक्लेयर्ड रूल। यहाँ पे बच्चे को हार्ड एंड फास्ट रूल्स का नहीं पता है, अपने आप से बच्चे रूल बना रहे हैं, अपने आप से खेल रहे हैं। तो इसमें क्या है, सोशो सेंट्रिक है। सोशो मतलब आप जैसे सोसाइटी में, सोसाइटी का मतलब समाज में जैसे में रहते हो वैसे ही शेयरिंग सीख जाते हो, टेकिंग सीख जाते हो, हेल्प सीख जाते हैं, प्ले करना सीख जाते हैं। बच्चे ना अपने नॉर्म्स बताते हैं कि इस खेल में ये होगा, चलो स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, अगर कोई चीज भारी हमारे सामने आ जाएगी वो कट कर देती है तो मैं विन करूंगा। तो यहाँ पे बच्चे कंपनी के साथ खेलना चाहते हैं। कंपनी मतलब दूसरे बच्चों का सहयोग चाहते हैं और ऐसी गतिविधियों में खुद को इंडल्ज करते हैं जिसमें वो क्या कर सके, एक्सप्लोर भी कर सके और अपने जो रूल हैं वो बनाए। मतलब इससे छोटी एज का बच्चा रूल नियमों में नहीं बंधता। नेक्स्ट आती है फोर्थ एडोलेसेंस स्टेज। यहाँ पे होते हैं 12 से 18 साल के बच्चे। यहाँ पे बच्चा जो है ज्यादा एक्सेल कर जाता है, किस तरह, स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्सेल कर जाता है और यहाँ पे वो अपनी रिक्रिएशनल तो चूज करता है बट इसके साथ साथ उसे रूल्स और नियम का भी पता होता है। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस प्ले, कि हमारे जो बच्चे हैं उनको खेल करते करते कैसे विकास को वो प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ, मतलब आप कोई चीज तभी खेल पाओगे ना जब आपकी बॉडी एक्ट नहीं कर रही है, कोई पेन नहीं हो रहा है। तो अगर पुअर हेल्थ है, किसी बीमारी से सफर कर रहे हो आप, तो बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे कि आप प्ले एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर किसी बच्चे को रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो भागा दौड़ी वाली एक्टिविटी नहीं करेगा। कोई बॉडीली डिफॉर्मिटी है, मतलब कोई शारीरिक रूप से बाधा है तो भी वो शारीरिक गेम कम ही खेल पाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे सेक्स एंड जेंडर। ये होता है लिंग पे आधारित, मतलब बहुत सारे हम ऐसी चीजें करते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा छोटी छोटी लड़कियां जो हैं वो गुड़िया वगैरह के, बारबी वगैरह के गेम की तरफ शिफ्ट होती हैं, और जैसे जो बॉयज हैं वो ज्यादा शिफ्ट होते हैं जैसे कार चलाना, ट्रक, टेम्पू, ऐसे गेम पे होते हैं। तो हमारे जो गेम्स हैं, हमारे जो खेल हैं वो निर्धारित इस चीज पे भी डिपेंड करते हैं कि लिंग क्या है। इसके बाद आता है इंटेलिजेंस एंड अदर मेंटल एबिलिटी। यहाँ पे है बच्चे का आईक्यू लेवल, जो बच्चे की मेंटल एबिलिटीज हैं वो ऑल्सो डिपेंड करते हैं किस पे, क्रिएटिविटी पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसे गेम भी प्ले करते हैं जिसके अंदर हमारी टोटल मेंटल एबिलिटीज प्रयोग में आ रही होती हैं। तो हमारे इंटरेस्ट, हमारी परफॉर्मेंस ऑल्सो डिपेंड करती है कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है, आप उस गेम को खेलने के लिए कितने स्किलफुल हो और आपकी मेमोरी कैसी है, आपकी स्मृतियां कैसी है।
जैसे मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया था, चेस वाली एक्टिविटी में आपको पूरा दिमाग लगता है, आपको कौन से घोड़े चलाने, नहीं, जिसको चेस खेलना नहीं आता वो सभी एक जैसे ही सिंबल्स हैं। क्रॉसवर्ड है, सुडोकू है, जिक्सॉ है, तो ये सारी हमारे कौन से प्ले हैं, इंटेलेक्चुअल प्ले हैं, मानसिक रूप से यूज होने वाले। नेक्स्ट हमारे मोटर डेवलपमेंट में होते हैं कि आपको गत्यात्मक चीजें करनी है, मतलब जिसमें आपकी बॉडी क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो हमारी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जिसमें हमारी बॉडी मूव कर रही होती है, जैसे प्ले, भागना हो गया, खो खो हो गया, क्रिकेट हो गया, तो ये हमारी मोटर डेवलपमेंट की हैं। नेक्स्ट आती है हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ लीजर टाइम। इसका मतलब है आपके पास उपलब्ध समय है भी या नहीं। अब जैसे बच्चे हैं, स्कूल से आते हैं, आधा घंटा ड्रेस चेंज किए या कुछ भी हल्का फुल्का खाना खाया, उसके बाद ट्यूशन चले जाते हैं, उसके बाद उन्हें फिर से होमवर्क करना है। तो अगर बच्चों के पास खेल का टाइम ही नहीं है तो उस पर भी उनकी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगी। तो इस चीजों पे भी आपकी एक्टिविटी, गतिविधियां निर्भर करती हैं कि आपके पास खेल का समय कितना है। तो यहाँ पे बच्चा जो है अपना सफिशिएंट टाइम तभी ले पाएगा या अपने आप को डिलिमिट कर लेता है अकॉर्डिंग टू देयर लीजर टाइम, कि उन्हें उनका जो खाली समय है वो कितना मिल रहा है, बिकॉज इट ऑल्सो गिव द अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड प्ले। नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हमारा सामाजिक और आर्थिक, हमारा समाज कैसा है। दूसरा आपके पास आर्थिक स्थिति कैसी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गेम भी है, जैसे प्ले स्टेशन है, काफी महंगा आता है, तो बहुत सारे ऐसे गेम्स भी हैं जिन्हें बच्चा अगर आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है तो वो नहीं खेल पाएगा। मान लो एक बॉल ही 50 रुपए की आती है और बच्चे के पास तो 5 रुपए भी पॉकेट मनी नहीं है, तो कैसे खेल पाएगा। तो इसके लिए बच्चे या तो अल्टरनेटिव वे ढूंढेंगे या उन्हीं चीजों में सेटिस्फाई हो जाएंगे जिनका एक्सपेंसेस उन चीजों से कम है। नेक्स्ट हमारा काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, कि आपको कंडक्टिव एनवायरनमेंट मिला है या नहीं मिला है, अनुकूल वातावरण मिला है। तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप एक सक्सेसफुल एक्टिविटीज तभी परफॉर्म कर पाओगे जब आपको वातावरण मिला है, आपके इंटरेस्ट का गेम आपको खेलने दिया जाता है और आपकी परफॉर्मेंस को भी अप्रिशिएट करने की कोशिश की जाती है। देन आता है एज। एज भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे हमारी ग्रोइंग एज होती है, हमारा प्ले टाइम कम होता चला जाता है, हमारे प्ले कम होते चले जाते हैं और ज्यादा हम रिक्रिएशन पे शिफ्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू प्ले। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं वो तो गेम खेलते हैं, पकड़म पढ़ाई खेली, और जितने बड़े बच्चे होते जाते हैं, जैसे आप लोग भी हो गए या मैं होगी, हमारा रिक्रिएशन टाइम पे जाएगा। हमने टीवी वॉच कर लिया, कोई ड्रामा वॉच कर लिया, रील स्क्रॉल कर ली, यूट्यूब देख लिया, तो ऐसी चीजें हम ज्यादा करते हैं। तो एज के अकॉर्डिंगली, एज फैक्टर पे भी हमारा खेल डिपेंड करता है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है प्ले एक्टिविटी कम होती चली जाती है। नेक्स्ट हमारा पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, ये हमारा है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, क्योंकि हम जो पार्टिसिपेशन है वो बच्चों के साथ ही कर रहे होते हैं। तो हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं जो टोटली डिपेंड करती है कि हमारे फ्रेंड्स कैसा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो हम भागीदारी जो है हमारे जो सहपाठी हैं या साथ में खेलने वाले हैं उन बच्चों पे निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सीजन। सीजन होता है हमारी ऋतुएं, जैसे गर्मी आ रही है तो पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे बाहर धूप में खेलना, तो जब जैसे जैसे गर्मी आती है हम इंडोर एक्टिविटी करते हैं, और जैसे सर्दियां आती हैं जब धूप खिली हुई है तो बच्चों को प्रेफरेंस होती है कि वो आउटडोर एक्टिविटी कर लें। अब जैसे बारिश आ गई है तो भी इंडोर एक्टिविटी होंगी या अंडर रूफ एक्टिविटी होंगी, तो ऑल्सो डिपेंड ऑन द सीजन्स। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, आपको किसी चीज के लिए क्वालिटी कितनी है, मतलब आपकी गुणवत्ता कैसी है। अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो किसी गेम में तो आपका पार्टिसिपेशन भी ज्यादा रहेगा और आपको इंपॉर्टेंस भी मिलेगी। नेक्स्ट आती है हमारा टाइप्स ऑफ प्ले। अब है हम खेल के प्रकार क्या हैं इस पे चर्चा करेंगे। जनरली देखो हमारे पास काफी टाइम के कि कुछ रिलैक्सिंग गेम होंगे, कुछ आइडियल गेम्स होंगे, कुछ सीजन्स पे डिपेंड करेंगे, कुछ टॉयज पे डिपेंड करेंगे, कुछ आपकी सोशो कल्चरल पे डिपेंड करेंगे। तो वन बाय वन हम बात करते हैं किन किन चीजों पे हमारे गेम्स जो है बाइफर्केट होते हैं। फर्स्ट हमारा ऑन बेसिस ऑफ बॉडीली एंड मेंटल, तो हमारी दो प्रकार की हो गई। कुछ एक्टिविटी होते हैं जिसमें आपको सिर्फ शरीर का प्रयोग करना होता है, जैसे पकड़म पकड़ाई खेल ली है। उसके बाद कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपकी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करना होता है, तो वो एक्टिविटी हमारी मेंटल एक्टिविटीज कहलाती हैं, मेंटल प्ले। नेक्स्ट आता है हमारे बेसिस ऑफ प्ले एरिया, आपके पास स्पेस कितना है। कुछ इंडोर होते हैं, कुछ आउटडोर होती हैं। ऑन बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, कि आप कुछ एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हो या अम्यूजमेंट कर रहे हो। तो मैं अगर फिजिकल प्ले को एलेबरेट करूं तो दिस इज अ काइंड ऑफ प्ले। शारीरिक खेल क्या है, इन विच आर बॉडी एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड, जिसके अंदर हमारी शारीरिक गतिविधियां जुड़ी हुई हैं, जिसपे आप शरीर से परफॉर्म करते हो एक्टिविटीज को। लाइक आपने पकड़म पकड़ाई खेल, मैंने एग्जांपल दिया, आपने खो खो का एग्जांपल इसमें आ सकता है। दूसरे आते हैं मेंटल प्लेस, जैसे जिप्सो हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, सुडोकू हो गया।
तो ऐसे प्ले जिनके अंदर आपकी मेंटल एबिलिटीज यूज हो रही हैं। इसके बाद है प्ले एरिया, इंडोर एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी विच आर अंडर द रूफ एंड वी कैन प्ले इनसाइड आवर हाउस, तो वो हमारी इंडोर हो जाएंगे, और जिसके लिए आपको प्ले ग्राउंड या आपको स्पोर्ट्स एरिया चाहिएगा वो हमारी आउटडोर एक्टिविटी हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं, हमने पार्टिसिपेशन पे बात करी, तो वो हमारी कौन सी थी, एक्टिव प्ले। एक्टिव प्ले में आ जाएगा जिसको आप इंजॉय करते हो खुद से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, जैसे जंपिंग कर लिया, कोई क्रिएटिव चीज आप बना रहे हो, इंगेज हो रहे हो जिसके अंदर, तो वो हमारी ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंगेज हो रहे हैं, मेकिंग ऑफ कोलाज, डूइंग क्ले वर्क, बॉडीली मूवमेंट है, जंपिंग है, जॉगिंग है, ये हमारी सारी एक्टिविटी एक्टिव प्ले के अंडर आ जाएंगी। दूसरा आता है अम्यूजमेंट और हमारी पैसिव प्ले, जिसके अंदर आप एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, मतलब बॉडीली एक्टिविटी नहीं कर रहे हो या बहुत मिनिमम एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे वॉचिंग अदर, किसी दूसरे को खेलते हुए आपको बड़ा मजा आ रहा है। दूसरा और क्या हो सकता है, वॉचिंग टीवी, रीडिंग बुक्स, कॉमिक्स, ऐसी चीजें करना जिसपे आप मिनिमम एक्टिविटी गतिविधियां कर रहे हो, वो हमारी अम्यूजमेंट कहलाएंगी या हमारे मनोरंजन गतिविधियां कहलाएंगी। सम अदर कैटेगरीज, अब कुछ अलग कैटेगरीज भी दी गई हैं, कुछ अलग श्रेणियां भी दी हैं, वो क्या है, सॉलिटरी एक्टिविटी क्या होती है, जिसके अंदर बच्चा जो है अपने ही टॉयज या गेम से खेलता रहता है और खुद ही लगा हुआ है, खुद से ही बहुत खुश है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल एकांत में बच्चा खेल रहा है। ब्लोविनी पैरेलल प्ले, इसके अंदर क्या है, बच्चा क्या है, खेल रहा है, ओकेजनली इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब बहुत कम दूसरों से इंटरेक्ट कर रहा है, खुद में इंडल्ज है पर सराउंडिंग में खेल रहा है, जैसे यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा है, वहां दूसरा बच्चा खेल रहा है, बट शेयरिंग नहीं कर रहे, बच्चे हैं पास में, सॉलिटरी नहीं है बट शेयरिंग नहीं हो रही है, इसे बोलते हैं ब्लोविनी पैरेलल प्ले, मतलब एक बच्चा अपना खेल रहा है और ये बच्चा अपना खेल रहा है। दूसरा आता है सिंबॉलिक प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक प्ले, प्रतीकात्मक खेल, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट समथिंग टू द रियल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या है, आपके पास वो रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, मान लो तोप तो आपको नहीं मिल जाएगी इतनी बड़ी सी, गाड़ी तो आपको नहीं मिल जाएगी इतनी बड़ी सी, तो हम उन चीजों का सिंबल्स के साथ प्ले कर रहे हैं। एसोसिएटिव, जहां पे आप बच्चे जो है दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं, एसोसिएट करके, सहयोगी खेल। एंड नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव, जिसमें आपके नॉर्म्स से रूल्स ही ऐसे हैं जिसमें आपको कोऑपरेट करके ही खेलना पड़ेगा, टीम बना के ही खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे वैल्यूज, फंक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले, खेल के मूल्य, कार्य और महत्व क्या क्या है। फर्स्ट है सोर्स ऑफ लर्निंग, बच्चे यहाँ से सीख रहे हैं, बच्चों का अधिगम हो रहा है। शार्पनिंग द सेंसेस, उनकी जो सेंसेस हैं, आई, ईयर, नोज, स्किन, ये सेंसेस जो हैं इनहेंस हो रही हैं और बच्चों का रियलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि बच्चे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं और उनकी कैपेबिलिटीज के साथ साथ उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन भी इनहेंस हो रहा है। नेक्स्ट बात करूं, व्हाइल प्लेइंग प्लेजर इज अटेन्ड आफ्टर अचीविंग द डिफिकल्ट गोल, जब आपके पास उद्देश्य काफी कठिन है तो आप लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपको संतुष्टि भी जरूर से प्राप्त होगी। प्ले एट चाइल्डहुड स्टेज, हेल्पिंग द चिल्ड्रन इन लर्निंग एप्रोप्रिएट सेक्स रोल, मतलब यहाँ पे जो बच्चा है अपने जो जेंडर है उसके रोल को भी समझ जाता है और अपनी भूमिकाओं के अकॉर्डिंग भी प्ले करता है। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, पर्सनैलिटी में भी, बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। प्ले डेवलपमेंट हेल्प टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी, बच्चे की क्रिएटिविटी, रचनात्मकशीलता जो है वो बढ़ेगी और कल्पना भी बच्चे ज्यादा कर पाएंगे। प्ले हेल्प्स द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस एप्रोप्रिएट इमोशंस, अपने जो इमोशंस है, भय, चिंता, एंजाइटी, खुशी, इन सारी एक्टिविटी करने से वो एक्सप्रेस करना सीख जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल रोल ऑफ प्ले, विकासात्मक भूमिका क्या है। फर्स्ट है हमारा प्ले कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हैंडलिंग मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट, बच्चे ज्यादा ऑब्जेक्ट को टच करना, सॉर्ट करना, चीजों को बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना, साइज के बारे में जानकारी हो रही है, शेप के बारे में, कलर्स के बारे में जानकारी मिल रही है, कांस्टेंट एक्सपोजर हो रहा है उनका, तो चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सीरीज बना रहे हैं, सिस्टमेटिकली जोड़ रहे हैं, कब क्ले यूज करनी है, कब सैंड यूज करना है, कब मड यूज करना है, कैसे चीजों को मोल्ड करना है, तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी जो है इनहेंस हो रही हैं। प्ले एंड सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, जो बच्चे हैं वो खेल और सामाजिक भावनाओं का विकास भी करेंगे और इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर ड्रामेटिक प्ले या सोशल ड्रामा, इसका भी बिहेवियर आ जाएगा और उसे ना जो अपना फीडबैक है, उनका मूल्यांकन जो है उसके फ्रेंड्स भी करके साथ साथ दिखा देंगे, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट भी इनहेंस हो रहा है और पीयर कॉन्सेप्ट भी बच्चे का इनहेंस हो रहा है।
नेक्स्ट आती है हमारी प्ले एंड फिजिकल मोटर डेवलपमेंट। यहाँ पे शारीरिक और गत्यात्मक दोनों विकास के बारे में मैं बात करूंगी। तो गेम्स लाइक जैसे रनिंग, हाइड एंड सीक, स्विमिंग, क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, इसके अंदर फिजिकली भी बच्चा इनहेंस हो रहा है और गति करके कोऑर्डिनेशन सीख रहा है, प्रिसीजन सीख रहा है, सटीकता उसको पता चल रही है, बॉडी कैसे काम कर रही है, बट बैलेंस बॉडी कैसे काम कर रही है, दिमाग भी बच्चे का प्रयोग में आ रहा है और कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसको करने से बच्चा जो है डिसीज फ्री भी रहेगा और बॉडी कैसी रहेगी, फ्लेक्सिबल भी रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास प्ले एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। कुछ खेल ऐसे भी होते हैं जिसमें बच्चों का क्या होता है, भाषा का विकास होता है और सभी गेम में होता है। लाइक बच्चा ना क्या कर रहा होता है, एक्सप्रेस कर रहा होता है खुद को। तो जब बच्चा लैंग्वेज स्किल कैसे सीख जाता है, जब बच्चा अपनी एबिलिटीज को एक्सप्लेन करे, नहीं भाई मैं खेल पाऊंगा, मैं दौड़ पाऊंगा। जैसे छोटे बच्चे कई बार बड़े बच्चों के साथ खेलते हैं तो वो डिनाई करते हैं, तो वो बच्चा अपनी एबिलिटीज बताता है, कम्युनिकेट करना सीखेगा, चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखेगा, कॉम्प्रीहेंड करना सीख रहा है, वोकैबुलरी बिल्ड होगी एंड कई बार वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज भी देने आएंगे बच्चे को। जैसे आप लूडो खेल रहे हो, लूडो में 4 बंदे खेल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और वो ना आंखों आंखों में इशारा कर देते हैं कि अब इसकी गोटी काटनी है। तो ऐसा ना कमांड करना, इमिटेट करना, विचार विमर्श करना और दूसरों की नकल करना भी बच्चा सीख जाता है, क्योंकि एक गेम किसी और से देखकर ही हम सीखे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या क्या हो रहा है फिजिकल डेवलपमेंट में, क्या हो रहा है, बॉडी का स्टेमिना बढ़ रहा है, प्रिसीजन सटीकता बढ़ रही है, आप एक्यूरेसी बढ़ रही है और कोऑर्डिनेट संगठन बढ़ रहा है आपके डिफरेंट अंगों का। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज, कंप्रीहेंड, अंडरस्टैंडिंग सीख रहे हो, वोकैब बढ़ रही है, दूसरे को ध्यान से सुन रहे हैं और उसके बाद बोलना भी सीख रहे हैं। सोशल डेवलपमेंट की बात करूं, यूनिटी, एकता बढ़ती है, चीजों को शेयर करना सीखते हैं हम, इक्वालिटी, समानता बढ़ती है, सह संगठन बनाते हैं और सोशलाइजेशन, सामाजिक भावना भी हमारे अंदर आती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारे पास समस्या समाधान की जो एबिलिटी है वो बढ़ती है, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, लॉजिकल थिंकिंग, हम जो है लॉजिक होके तर्क शक्ति का भी विकास होता है। इसके बाद रीजन देना आता है हमें और मेमोराइज, हम चीजों को स्मृति में याद भी कर लेते हैं। जैसे बच्चे अगर कोई किसी को चीट कर देता है तो याद रखता है वो कि नहीं उस दिन तुमने मेरे साथ ये किया था। इसके बाद आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाते हैं और पॉजिटिव इमोशंस का भी जो है सीखते हैं बच्चे की, कब उन्हें चिंता, भय, हैप्पीनेस ये शो करना है। मोरल डेवलपमेंट की बात करूं तो सच बोलना सीखते हैं, अच्छी एबिलिटीज आती हैं, वेलफेयर, दूसरों का भलाई के बारे में सीखते हैं, जस्टिस करना सीखते हैं और ऑनेस्टी की भावना भी आती है बच्चों के अंदर। नेक्स्ट आती है हमारी प्ले एक्टिविटीज फॉर द वेरियस डोमेन्स। अब अलग अलग डोमेन पे कौन सी एक्टिविटी आप करा सकते हो, कि सेंसरी डोमेन पे क्या हो रही है हमारी, कॉग्निटिव डोमेन पे क्या हो रही है। तो अगर मैं सेंसरी डोमेन की बात करूं तो कौन सी एक्टिविटी करा सकते हो आप, सुनने की। तो यहाँ पे आप कोई भी एक्टिविटी डिजाइन भी कर सकते हो, कि जैसे म्यूजिक बजा और बच्चों को कुछ प्ले करना है, म्यूजिक बचा बच्चों को कुछ खेल के दिखाना है, म्यूजिक बचा बच्चों को कोई एक्टिविटी करनी है, तो ये हियरिंग में आ जाएंगे। स्मेलिंग में बच्चों के आई पे पट्टी बंधी हुई है और बच्चों को स्मेल करके दिखाना है, टेस्टिंग में टेस्ट करके दिखाना है, चीजों को देख के, ऑब्जर्व करके, फील करके, नेचर में वॉक करके, क्रिएटिव प्ले करके, क्ले के साथ खेल के, कोलाज बना के, फिंगर पेंटिंग करके, ये हमारी सेंसरी डेवलपमेंट की एक्टिविटी है। इसके बाद आती है लैंग्वेज डेवलपमेंट की, सॉन्ग सुनाना, राइम सुनाना, पोइट्री सुनाना, स्टोरी सुनाना, बुक को रीड करना, चार्ट मेकिंग, वोकैबुलरी के गेम जैसे डैश दे देते हो आप, वर्ड कंप्लीशन का गेम आ सकता है, स्टोरी टेलिंग आ सकती है, रोल प्लेइंग भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी कॉग्निटिव, कॉग्निटिव में संज्ञानात्मक, जैसे आपका कॉग्निशन का हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो, पजल्स दिखा रहे हो, मेज दिखा रहे हो बच्चों को, जैसे वो पजल्स की तरह ना आपको फिल करना होता है, उसके अंदर मिलान करने होते हैं। कंस्ट्रक्टिव वर्क हो गया, कोई वोकैबुलरी बिल्डिंग के गेम्स हैं क्योंकि उसमें दिमाग भी लग रहा है, क्रिएटिव राइटिंग के हैं, चेस वगैरह हो गया, लूडो हो गया है, सुडोकू है, ये हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे। और क्वेश्चन आ भी सकता है कि आप डिजाइन करो कि आपको अलग अलग डेवलपमेंट टास्क के लिए आप कैसे कैसे एक्टिविटी प्ले कराओगे। इमोशनल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट, इमोशनली भी आप अटैच हो रहे हो, म्यूजिक हो जाएगा, मूवमेंट्स हो जाएंगे, ड्रामा, डांस, एक्शन प्ले हो जाएंगे, कोलाज वर्क हो जाएगा, क्ले मॉडलिंग हो जाएगी, गार्डनिंग हो जाएगी, किसी चीज को ब्यूटिफाई करना है तो वो एक्टिविटी हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, एस्थेटिक के अंदर आ जाएंगे और इमोशनल के अंदर भी। नेक्स्ट आते हैं फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल के अंदर हम बिल्कुल बारीक एक्टिविटियों को करेंगे जिनसे आप फाइनली बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। फिंगर प्ले हो गया, जैसे बहुत सारी ना अब जो शेडो है उसके अंदर फिंगर प्ले करके दिखाते हैं, एक्शन गेम हो गए, एक्शन सॉन्ग्स हो गए, थ्रेडिंग हो गई, स्टिचिंग हो गई, टीयरिंग वर्क हो गया, बहुत अच्छे से फाड़ना, उसके बाद कोलाज मेकिंग करना, चॉपिंग करना, जैसे सब्जियों को बहुत डिजाइन में चॉप कर लेते हैं, पेपर पेस्टिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, हमने पहले देखा था कि रसोइयों में किचन में ना ऐसे पेपर की कटिंग्स लगा दी जाती थी, पैटर्न हो गया, जंपिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, ठीक है, ये हमारी फाइन मोटर के अंदर आएंगी।
नेक्स्ट आती है हमारी ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर में जिसमें आपकी बॉडी के ना आप बॉडी की मूवमेंट करा रहे हो, आप कोई फाइन काम नहीं कर रहे हो। रनिंग, रेसिंग, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, स्विमिंग, जिसमें आपकी पूरी बॉडी लगभग पूरी बॉडी इंक्लूड हो रही है। स्किपिंग, स्विमिंग, योगा, ये हमारी ग्रॉस मोटर के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी सोशल डेवलपमेंट में, जिसमें आप समाज को बढ़ावा दे रहे हो, सामाजिक विकास हो रहा है, ड्रामेटाइजेशन करना, नुक्कड़ नाटक करा सकते हैं, हमारी स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो सकते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन है, मॉर्निंग असेंबलीज हैं, सॉन्ग्स हो गए, पपेट एक्टिविटी हो गई, ये हमारी सोशल डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस, अब हमारे खेल खेलने का महत्व क्या क्या है उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्ले एक्टिविटी हमारे एजुकेशन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। कंटेंट को आप डिलीवर कर सकते हो, करिकुलम को जो है अपना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं। सो फर्स्ट बात करूं इंपॉर्टेंस इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन, प्ले एक्टिविटी ऐसे आप अलो करो बच्चों को कि बच्चे सेंसेस का प्रयोग ज्यादा करें, चाइल्ड सेंटर्ड हों और बच्चे जो अपने एजुकेशनल एम है उसे अचीव कर पाएं। लर्निंग बाय डूइंग का विकास हो, करके सीखने का महत्व हो, वॉलंटरी काम करते हैं बच्चे तो खुद से कुछ चीजें कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। डेवलपमेंट इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी, बच्चे जो हैं अपनी रुचि और जिज्ञासा का विकास होगा क्योंकि बच्चे का पोटेंशियल बढ़ रहा है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है और इमेजिनेशन भी बढ़ रही है। डिस्करेज रोट लर्निंग, बिल्कुल रटने की जो एबिलिटी है वो बच्चे की बिल्कुल कम हो जाएगी क्योंकि कार्य खुद से करेगा तो अनुभव में जुड़ते चले जाएंगे वो। नेक्स्ट बात करूं मैं थेरेपेटिक है। थेरेपेटिक का मतलब जैसे चिकित्सा होती है ना, अब वैसे ही काम है, ये बहुत सारी थेरेपी की तरह काम करेगा। जैसे बच्चा फ्लेक्सिबल नहीं है या बच्चे को कोई जॉइंट पेन है या कुछ है, तो जब बच्चा ज्यादा मूवमेंट करता है तो उसकी बॉडी भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर बच्चे को कोई भी डिसऑर्डर है, डिफॉर्मिटी है या कोई डिजीज है तो उससे भी ओवरकम करने में ये चीजें हेल्प करेंगी। डेवलपमेंट एरिया, बच्चे के सारे डेवलपमेंट, सोशल, मॉरल, फिजिकल, कॉग्निटिव, सारे, इमोशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो देयर, तो ये बढ़ रहे हैं अगर हम अच्छी एक्टिविटी बच्चे से परफॉर्म कराएं। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल, बच्चा बोलना सीख रहा है, इंटरेक्ट करना सीख रहा है, वोकैब बिल्डिंग का काम हो रहा है और इससे कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ रहा है। देन शार्पनिंग द मेमोरी, बच्चे की जो स्मरण शक्ति है वो शार्प हो रही है, परमानेंट हो रही है बिकॉज एक्सपीरियंस से सीख रहा है तो रिटेंशन ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारा टू इम्प्रूव आई हैंड कोऑर्डिनेशन, बच्चे के जो हाथ हैं और उनको कोऑर्डिनेट कैसे करना है, आई मूवमेंट कब करनी है, चीजों को इलेबोरेट कैसे करना है, रनिंग, ड्राइंग, आर्ट, क्रिएटिंग, कोलाज मेकिंग, क्ले मॉडलिंग, ये सारी एक्टिविटी में बच्चा अपने हैंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, तो सेंसेस भी ज्यादा इनहेंस हो रही हैं। सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक। मैंने यहाँ पे आपको प्ले के बारे में बताया, डिफरेंट काइंड ऑफ प्ले बताए। लास्ट में एक काम किया करो बच्चों, फ्लो चार्ट बना लिया करो जो भी मैंने आपको बताया, इससे आप रिवीजन भी अच्छी होगी और क्या होगा, आप लास्ट में फ्लो चार्ट बना लोगे तो आपने जो भी क्रक्स है, मान लो 20 मिनट की वीडियो है, 50 मिनट की वीडियो है, तो आप वो क्रक्स एक पेज पे ही लिख पाओगे। तो जब भी आपका एग्जाम टाइम होगा तो आपके लिए रिविजन में बहुत आसानी होगी। तो जैसे ही आप वीडियो वॉच करो, वॉच करने के जस्ट लास्ट में आप फ्लो चार्ट बना लिया करो पूरा। जैसे मैं इस फ्लो चार्ट की बात करूं तो मैंने पहले लिखा प्ले के बारे में मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स लिख लो। प्ले क्या होता है, लीजर टाइम एक्टिविटी है, टाइम पास लिख सकते हो यहाँ पे, रिक्रिएशनल है, ये हो गया। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताई मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स को एक कॉलम में यहाँ लिख लो। इसके बाद मैंने टाइप्स बताए, टाइप्स लिखो, टाइप्स के सामने मैंने जैसे बताया हमारी एक्टिवनेस के ऊपर, तो एक्टिव हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे। इसके बाद हमारे स्पेस पे बताया मैंने इंडोर, आउटडोर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, डेवलपमेंट हमारे कौन कौन से हो रहे हैं, मैंने आपको फिर बताया मोटर डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, तो इनके भी एक एक एग्जांपल यहाँ पे डाल दो तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर आपके एक पेज पे आ जाएगा। तो इससे बहुत इजी रहेगा आपको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी और अपने कंटेंट को बहुत अच्छा बनाने में और इजी एंड क्विक रिविजन करने के लिए। सो कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।